बच्चों, आज आपका मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला साइंस क्लासेस में आज आपके लिए अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, वो भी बहुत आसान से शब्दों में। तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण का ये पार्ट 2 है, जिसमें अध्याय 2 का ये भाग 2 है। और इस पार्ट में, जैसे कि पहले मेरे वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और उसको बाकी समझाया था डिटेल में, और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी समझाई थी। अब अगले पार्ट का जो भाग बाकी रह गया है वो इस वीडियो में देखिए। जैसे हम लंबाई नापते हैं तो स्केल का उपयोग करते हैं ना, ताप को नापते हैं तो केल्विन का उपयोग करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री, सेल्सियस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो हमने अम्ल और क्षार पढ़े हैं ना, उनकी प्रबलता को नापने या दुर्बलता को नापने के लिए ये पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता या दुर्बलता को नापने के लिए जो स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो आपको पता चला कि पीएच स्केल क्यों होता है, कि जिस प्रकार लंबाई को नापने के लिए नॉर्मल स्केल का उपयोग किया जाता है, तो हर चीज को किसी ना किसी को नापने के लिए उसके लिए एक पैमाना बना होता है। इसी प्रकार अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता को नापने के लिए पीएच स्केल बना हुआ है। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं, और जब किसी विलयन का पीएच मान उसकी अम्लता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अम्ल कब कहलाएगा, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, और एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो एक स्केल पर 0 से 14 तक के खाने बने होते हैं, जिसमें अम्ल में जब 7 से कम यानी इस तरफ जब जाएगा मान, तो वो कहलाएगा अम्लीय विलयन, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जब 7 बीच में आएगा तो वह उदासीन कहलाएगा, यानी 7 पे रहेगा तो वो उदासीन कहलाएगा। और जब 7 से अधिक उसका मान बढ़ेगा तो वो क्षारकीय कहलाएगा। इस प्रकार हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। विलयन में अब पढ़ते हैं अपन प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? विलयन में H3O प्लस आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जबकि H3O प्लस आयनों की संख्या जितनी कम होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। अब मान लीजिए आपको 2 विलयन मिलते हैं, विलयन A और विलयन B। विलयन A में उसका पीएच वैल्यू 2 है और विलयन B का पीएच वैल्यू 6 है। तो जिसका पीएच मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रबल एवं दुर्बल क्षार को। इसमें इस प्रकार के विलयन में OH माइनस आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा, क्योंकि किसी भी जलीय विलयन में क्षार में OH आयन होते हैं ना, तो OH आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा, जबकि विलयन में OH आयनों की संख्या जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा। अब यहाँ पर विलयन A लेते हैं। अब विलयन A में पीएच वैल्यू कितनी है? 8 है। तो जिसमें यहाँ पर पीएच वैल्यू 8 है वो दुर्बल क्षार है। यहाँ पर विलयन B लेते हैं, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये कितना होगा? ये कैसा होगा? प्रबल क्षार होगा। यहाँ पर दुर्बल क्षार जिसकी पीएच वैल्यू कम है और यहाँ पर इसकी पीएच वैल्यू अधिक है, तो ये प्रबल क्षार हुआ।
हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये पीएच होता क्यों है और हमारे दैनिक जीवन में ये क्यों काम आता है। तो पौधे और जंतु, प्लांट और एनिमल पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे क्या होता है कि वातावरण में एक निश्चित रेंज के अंदर ये पीएच का मान होना चाहिए। यदि पीएच का मान में ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो उसके लिए क्या होगा कि ना तो प्लांट के लिए और ना एनिमल के लिए ये जिंदा रहना संभव नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर का भी पीएच मान 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का जो इन्वायरमेंट है, अंदर का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, उसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 7.8 तक रहे तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है। अगर उससे कम या ज्यादा हो जाए तो हमारा शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे रक्त का जो औसत पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी कि हमारे रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो अंदर का 7.0 से 7.8 परास के बीच में ही कार्य करता है। इसके घटने या बढ़ने से भी हमारे शरीर का ठीक से वर्क नहीं हो पाता। अब हम पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अम्लीय वर्षा, जिस वर्षा में अम्ल ज्यादा हो, एसिड रेन। तो जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अब वर्षा के जो जल का पीएच मान है जब 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। तो वर्षा के जल का पीएच मान कितने होने पर वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, 5.6। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, या वर्षा के जल का पीएच मान कितना होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अपन को ये गलतफहमी होती है कि अम्ल का मान तो 7 से कम होता है या 7 से होना चाहिए। तो आप ये यहाँ पर 7 से कम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5.6 लिखेंगे, यानी इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6। तब हम इसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जलीय जीवों का जो जीवन है वो कठिन हो जाता है। अधिक अम्ल बढ़ने पर उनका जीवन कठिन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या रोल है। हमारा जो आमाशय होता है ना, वो भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल का सीक्रेशन करता है। उस अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारा आमाशय कौन से अम्ल का सीक्रेशन करता है। तो हमारा आमाशय कौन से अम्ल का सीक्रेशन करता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का। जब इंडाइजेशन हो जाता है या अपच की स्थिति होती है तो उदर में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल निकलता है, जिसको हम एसिडिटी भी कहते हैं ना, और पेट में दर्द होता है और जलन का अनुभव भी होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एसिड ज्यादा निकला और आपने भोजन समय पर नहीं किया, और भोजन समय पर ना करने पर उसको भोजन तो मिला नहीं पचाने के लिए, अम्ल की मात्रा बढ़ गई। जब अम्ल की मात्रा अपने बॉडी में बढ़ गई, आमाशय में बढ़ गई, तो वो जलन और दर्द उत्पन्न करता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, ऐसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, अम्लीयता को कम कर देता है या उदासीन बना देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे शरीर में अम्लीयता को बैलेंस कर देता है। अब हम आते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है। तो पीएच परिवर्तन के कारण दांतों में भी क्षय होता है। कैसे होता है, हमारे जो मुंह का पीएच मान है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, यानी 5.5 होना चाहिए, पर अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, दांतों का क्षय होगा।
और ऐसा कब होता है? जब हमारे आमाशय में गड़बड़ी होती है, यानी वहां पर जब एसिड ज्यादा बनेगा तभी तो हमारे मुंह में भी एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। तो दांतों का इनेमल जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कहलाता है क्या? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जिसे कहते हैं इनेमल, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आप इन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह क्या होता है? संक्षारित होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मुंह की सफाई के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं ताकि अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सके। तो आपको दोनों जगह सेम चीज दिखाई दे रही होगी कि हमारे आमाशय में अम्लीयता बढ़ने पर भी हम क्षार का उपयोग करते हैं उसको उदासीन करने के लिए, और यहाँ पर भी हम दंत क्षय को रोकने के लिए भी, अम्लीयता को कम करने के लिए भी क्षार का उपयोग करते हैं उदासीन करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा कैसे रसायनों से आत्मरक्षा की जाती है? तो कुछ पशु और कुछ पौधे अपने बचाव के लिए कई प्रकार के रसायन को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, वो अपनी आत्मरक्षा करते हैं। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी का डंक जो होता है ना, वो एक अम्ल छोड़ता है। आपको मालूम है कौन सा डंक, कौन सा अम्ल छोड़ता है? इसके कारण दर्द होता है, बहुत सारा दर्द, और जलन भी होती है। ये जलन और जो दर्द होता है ना, वो हमें क्यों होता है? उसके डंक में एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं मैथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? मैथोनोइक अम्ल। डंक मारे गए अंग में, जो डंक से मारा गया अंग होता है ना, यदि हम उसमें बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक उपयोग करेंगे तो उसमें आराम मिलेगा। क्यों आराम मिलेगा? वो उदासीन कर देगा, क्योंकि अम्ल की अधिकता बढ़ गई। कौन से अम्ल की? मैथोनोइक अम्ल की। और हम यदि बेकिंग सोडा वगैरह उपयोग कर लें तो क्या होगा? वो उदासीन हो जाएगा। इसी प्रकार चींटी का डंक मैथोनोइक अम्ल छोड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि कुछ, जैसे टमाटर, टमाटर में क्या होता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मैथोनोइक अम्ल होता है, नेटल के डंक में भी मैथोनोइक अम्ल होता है, और सिरका में भी एसिटिक अम्ल होता है। तो ये आपको कुछ हमने अम्ल बताए जो किस किस में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं साधारण नमक। साधारण नमक जो होता है, इसका रासायनिक नाम है, जो कि आप घरों में उपयोग करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग हम अपने भोजन के साथ करते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक कर लिया जाता है, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण को, जो कि अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जलीय सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, इसके विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का। देखिए, देखते हैं इसको। 2NaCl जलीय विलयन AQ, जो कि आपको पता चल गया, कोष्टक में लिखा है AQ, प्लस 2H2O इक्वल टू NaOH, ये भी AQ लिखा है, जलीय विलयन है, प्लस कौन सी गैस निकल रही है? Cl2 क्लोरीन गैस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, इस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो पहले हम क्लोरीन गैस का यहाँ पर निर्माण करते हैं, और इसके बाद शुष्क बुझा हुआ चूना लेकर उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, CaOCl2।
अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्रियों में, इन सब में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जो कि आपके घरों में पाया जाता है। कहाँ? अभी आपको याद नहीं आया? जब आपकी मम्मियां पकौड़ा बनाती हैं ना, या इडली बनाती हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा डालती हैं, जिससे उसका स्वाद खस्ता बन जाता है। तो ये खाने वाला सोडा है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है वो रसोई घर में ज्यादातर किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता खाना बनाने के लिए। तो बच्चों, ये बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, उपयोग ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। इसे भी आप घरों पे उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ये इसका उपयोग पढ़ते हैं कि घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिप्सम को। जिप्सम क्या है? जिप्सम भी एक लवण है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O. तो जिप्सम भी एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम को, ये जो जिप्सम है ना, इसको जब 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट CaSO4 बनाता है। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर जो टूटी हुई हड्डियां है ना, उन्हें जोड़ने के लिए करते हैं और जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 प्लस 1.1 H2O, यानी एक सही 1/2 H2O, तो क्या बनता है? CaSO4 जो कि क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किस काम आता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। तो आपको ये पूरा इक्वेशन समझ में आया, यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशंस मैंने आपको समझाई और साथ में जितने भी पॉइंट्स थे चैप्टर 2 के, वो इंपॉर्टेंट पूरे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें कोई कमी या अच्छाई जो भी लगी हो, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।